drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's drop it like it's drop it like it's drop it like it's drop it drop it drop it drop it. Pimps in the crib, mom. हाँ जी, तो दोस्तों स्वागत है आपका अगली वीडियो में। शुरू करते हैं हम कुछ अकाउंटिंग ना कॉन्सेप्ट से। अब अकाउंटिंग कुछ ना कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे हमारे अकाउंटिंग में आपको और ज़्यादा समझ में आएगी, हमारे नहीं मतलब पूरी अकाउंटिंग में समझ आएगी। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम को बर्बाद करते इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ट्रस्ट में मज़ा आएगा आपको। चलिए अब क्या होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट? इट रिफर टू नेसेसरी एजम्पशन, मतलब भैया बेटा मानने ही पड़ेंगे तुमको ये वाली बातें, यानी कि ये नेसेसरी एजम्पशन एंड आइडियाज विच आर फंडामेंटल टू अकाउंटिंग प्रैक्टिस। फंडामेंटल टू अकाउंटिंग प्रैक्टिस मतलब जब आप अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो भैया इन चीजों को फॉलो करना मैंडेटरी है, ठीक है। चलिए मान लेना कि भैया ये ऐसे नक्शे कदम है, ये ऐसा मैप है जो आपको अकाउंटिंग में कभी भटकने नहीं देगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहली चीज है सेपरेट लीगल एंटिटी। दोस्तों यहाँ पर ना लीगल एंटिटी वर्ड के ऊपर फोकस करिएगा, एग्जाम में ये वर्ड लिखिएगा, बहुत नंबर मिलने वाले हैं आपको। सेपरेट लीगल एंटिटी, अब इसका मतलब ना समझो और मेरे एक डायलॉग हमेशा याद रखना, बंदा और धंधा, बंदा और धंधा दोनों अलग हैं, अलग। मेरे को हिंदी लिखना नहीं आता, काश मैं अपनी हिंदी कॉपी कंप्लीट कर लेता। आई एम सॉरी गुप्ता मैम, आई एम सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बंदा और ना धंधा दोनों अलग हैं। दोस्तों जैसे कि आपने देखते होंगे, आप अपने अकाउंट्स में सबसे पहली एंट्री जो मारते हैं वो होता है कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल, ठीक है। अब हम सबको पता है कि ये जो कैपिटल होता है ये डिनोट करता है ना किसको ना डिनोट करता है दोस्त, ओनर को। किसको डिनोट करता है? ओनर को डिनोट करता है, ओके। तो कायदे से हमने अकाउंट्स में ना क्या चीज सीखी है कि सर हमको ना जिससे पैसा मिलता है, ठीक है, वो क्या होता है? रिसीवर की गिवर, वो होता है ना गिवर। मान लो कि जो मोहन है, मान लो कि जो मोहन है वो कौन है? ओनर है, ठीक है, वो है ओनर। अब मोहन ने धंधा शुरू किया, यानी कि उसने ना क्या किया? बिजनेस को पैसे दिए, बिजनेस को दिए उसने पैसे। कितने रुपए दिए? 1 लाख रुपए दिए। तो कायदे से देखा जाए हमारी जो एंट्री है यहाँ पे, हमारी ये जो एंट्री है ये होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मोहन। लेकिन दोस्तों हम ये चीज नहीं कर सकते क्योंकि ओनर का नाम कभी भी बिजनेस की बुक्स में नहीं आता। इस वजह से उसे ना बोला गया है कि जो बंदा और ना धंधा, इन दोनों को अलग रखा जाए, इन दोनों को मिक्स ना किया जाए। और अगर आपको फिर भी डाउट है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, प्लीज हमारी लव स्टोरी इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब में भी है, देख सकते हैं। इनकी ना छोटी सी लव स्टोरी जो मैंने एक्सप्लेन करी है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए फिर, तो यहाँ पर हम उसकी जगह में ना क्या यूज करते हैं? कैपिटल यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। आई बात समझ में? यानी कि क्या होता है, हम ओनर को और बिजनेस को दोनों को अलग रखते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस में सिर्फ बिजनेस के खर्चे रिकॉर्ड होते हैं, ओनर का कोई भी खर्चा रिकॉर्ड नहीं होता। ये आपने एग्जांपल देखा होगा कि ओनर अगर कभी भी गुड्स वगैरह निकाल लेता है तो हम उसको ना डिनोट करते हैं विद द वर्ड ड्राइंग के नाम से, ठीक है। यानी कि हमने क्या चीज सीखी कि सर अगर ओनर पैसा लेके आया तो उसको प्यार से बिजनेस क्या बोलता है? कैपिटल। और अगर वो पैसा लेके गया तो उसको बिजनेस गुस्से से क्या बोलता है? ड्राइंग, ठीक है। प्यार तो कैपिटल, गुस्सा तो ड्राइंग। पैसा आया तो कैपिटल, ओनर ने पैसा निकाला तो ड्राइंग। तो ये क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी, धंधा अलग, बंदा अलग। इस वजह से ओनर का नाम कभी भी बुक्स में नहीं आता, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस एंटिटी और अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट, मनी मेजरमेंट। अरे भैया मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए अब ना मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। As per this concept, only those transactions which are in a form of money are or convertible term money can be चल बे छोड़, अब मैं बताता हूँ दोस्तों। वो बोलता है कि जो हम अकाउंट्स करते हैं ना, अकाउंट्स में एक चीज़ याद रखना, बोलता है पहला, अकाउंट्स में ओनली रिकॉर्ड होगा जो चीज़ की मनी यानी कि पैसे में
वैल्यू होगी, ठीक है। यानी अकाउंट्स कैसा है, जब तक पैसा है तो अकाउंट्स पूछता है कैसा है। यानी कि अगर किसी भी चीज की वैल्यू निकाली जा सकती है मनी टर्म्स में, वैल्यू निकाली जा सकती है मनी टर्म्स में, तो वो चीज क्या हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल तुम मेरे पास आए, तुमने बोला सर आपकी फीस कितनी है, मैंने बोला 10,000 रुपये, ठीक है, ये थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, 10,000 रुपये मेरी फीस है, ठीक है। अब आगे आपने बोला सर मैं आपको कैश नहीं दे पाऊंगा, मैंने बोला अरे अरे क्या बात कर रहा है, बोले सर मैं बदले में आपको दूंगा आईफोन दूंगा, वो भी 12 आ गया क्या, नहीं 12 आईफोन दूंगा 12। मेरे मुंह में पानी आ गया, मैंने बोला ना दे दे भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अपने अकाउंट्स बनाने बैठा तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं ये आईफोन को रिकॉर्ड ना कर सकता हूँ? यस, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आईफोन को मैं मनी टर्म में क्या कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं दुकान में जाके इसको बेच दूंगा, मेरे को बदले में पैसा मिल जाएगा। अच्छा सर अब समझ में आया, यानी हर वो चीज, अरे स्पॉटिफाई मत चालू भाई, हर वो चीज जहां पर मैं पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूं, सिर्फ वही चीज अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो सकती है। अब तुम मेरे पास फिर आए, ठीक है, आप मेरे पास फिर आए, आपने बोला सर मैं फीस नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, मैंने बोला ना कोई बात नहीं। आपने बोला ना सर आंख बंद करो, मैंने कर ली। आपने मेरे सर पे हाथ रख के बोला सर ये लो मेरी माँ का, आगे सुन लो, आशीर्वाद, ये लो मेरी माँ का आशीर्वाद ना ले लो आप। मैं बोला अबे ये क्या दे रहा है, सर माँ का आशीर्वाद है सर। अब एक बात बताओ, क्या मैं इस चीज को बुक्स में रिकॉर्ड ना कर सकता हूं? क्योंकि मैंने क्या बताया था, माँ का जो रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है, अनमोल होता है, अनमोल होता है। इस चीज की कीमत नहीं लगाई जा सकती, इस चीज की कीमत नहीं लगाई जा सकती मेरे दोस्त, ठीक है। आई बात समझ में? क्या है ये हमारे माँ का आशीर्वाद। तो क्या ये मनी टर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है? मम्मी का आशीर्वाद मैं कैसे बताऊं, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ मैं नहीं बता सकता, तो दोस्तों मैं इसे एंट्री को यहाँ पर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब मनी मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ, हर वो चीज जो पैसे में कन्वर्ट हो सकती है उसी को हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एक नंबर चीज, मजा आ जाएगा सुन के, और ना तुम्हारा दिल भी बैठ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट देयर परचेस प्राइस पेड टू एक्वायर इट एंड द सेम प्राइस बिकेम द बेस ऑफ फर्दर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ओ यस, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, चलो तुम दुकान गए, ओके, तुम दुकान गए, तुमने खरीदा आईफोन 6। कब खरीदा? सन 2020 में। देख रहे हो, मतलब एक होते हैं गरीब, फिर आते हैं ये, ठीक है। तो आपने खरीदा आईफोन 6, कितने रुपए का? ओहो, गरीबी में आटा गिला, 56,000 रुपए का। अय हाय हाय, नजर न लग जाए मेरे अमीर लौंडे को, ठीक है। आईफोन 6 आपने ना खरीदा कितने में? 56,000 में। आपको पता चला, आप जैसी दुकान से लेके निकले, जैसी आपने दुकान से ना लेके निकला, आपने सुना आपके दोस्त ने बोला अबे ये फोन तूने कितने का खरीदा? भाई मैंने 56,000 का खरीदा। अबे चू, ये फोन का रेट सिर्फ और सिर्फ आज के रेट में 25,000 है। आज की डेट में इस फोन का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 25,000 है। आपकी लग गई आग, ये लो आग लग गई आपको, ठीक है। ओहो, आप ना जल गए एकदम, ये देखो गुस्सा हो गए आप, ठीक है। आप बोले हे ऐसा कैसे बोल रहा है, मैं तो 56,000 में खरीदा हूं। तो दोस्त मेरा सवाल आपसे, आप इसको 56,000 में रिकॉर्ड करोगे कि 25,000 में रिकॉर्ड करोगे? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे क्या लिखा है, according to this concept all assets are recorded in the books of accounts at their purchase, कहाँ गया मार्कर, at their purchase price paid to acquire, यानी कि उसको खरीदने के लिए कितना पैसा लगा। दोस्त जब आपने आईफोन 6 खरीदा, कितने में खरीदा? 56,000 में। यानी कि आप अपनी ना बुक्स में रोते रोते, आंसू बहाते हुए, भगवान को याद करते हुए और अपने आप को कोसते हुए और उस दुकान वाले को सारे शराब देते हुए कितने में रिकॉर्ड करोगे? सर ओनली 56,000। तो सर क्या ये 25,000 मेरे काम का है? नहीं दोस्त, हालांकि उसकी वैल्यू आज के जमाने में 25,000 रह गई है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन आपने उसको एक्वायर कितने में किया? आपने खरीदा कितने में? सर हमने खरीदा 56,000 में, तो हम उसकी एंट्री भी कितने में करेंगे? 56,000 में। इररिस्पेक्टिव उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है मेरे को मतलब नहीं है, मेरी जेब से कितना गया मेरे लिए वो मैटर करता है। आई बात समझ में? हाँ जी सर बिल्कुल एकदम टकाटक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ो, डुअल एस्पेक्ट्स ना कॉन्सेप्ट। चलो
डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, मस्त चीज़ एकदम, मज़ा आएगा आपको, ये भी सेक्सी बॉय है हमारा। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट होल्ड्स होता है कि टोल्ड होता है बे, होल्ड दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ डुअल और टू फोल्ड इफेक्ट, इतनी महंगी अंग्रेजी, एंड शुड देयरफॉर बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस। अकाउंटिंग इक्वेशन याद है, नहीं है, ज्वाइन करें आज ही NSCC, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद इक्वल अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ओ सर, अभी आपने एक एंट्री सिखाई थी, मैंने बोला हाँ ना, कैश डेबिट टू कैपिटल। ओ सर 100 रुपये, सर 100 रुपये, डेबिट भी 100, क्रेडिट भी 100, इसी को हम क्या बोलते हैं, डुअल एस्पेक्ट्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, डुअल एस्पेक्ट्स बोलते हैं। यानी हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होना चाहिए, हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट। कैश में 100 आया, उसका करस्पॉन्डेंस क्रेडिट भी 100 होना चाहिए। सर कंबाइन एंट्री में बताओ हमको। मैंने बोला ले, इतनी सी बात है वीरे, मैं बोला अभी बताता हूँ। मान लो कि तुमने माल बेचा 100 रुपए का, तुमने सेल करी 100 रुपए की, उस पर आपने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया 10 रुपए का। मैंने बोला एंट्री मारो, आपने इसको कैश में बेचा। मैंने बोला ठीक है, पैसा आया, मैंने बोला हाँ आया ना, आपने एंट्री मारी कैश डेबिट, कितना आया सर 90 रुपये आया। डिस्काउंट डेबिट कितना हुआ सर 10 रुपये, डिस्काउंट डेबिट कितना हुआ 10 रुपये। उसके बाद टू सेल्स ना, जिसको भी ये चीज़ देख के चक्कर आ रहा है तो दोस्त एक चीज़ ना जान लो, तुमको गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, सारे टेम्पल एक साथ जाने की बहुत ज़रूरत है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और मम्मी पापा जितने लोग मिलते हैं उनके पैर छुएं, आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं। 100 रुपये का माल था, 10 का तुमने ना डिस्काउंट दे दिया क्योंकि उसको चूहे खा रहे थे, तो आपने ना क्या किया, 90 रुपये जेब में आ गया, हाँ सर। 10 रुपये का ना लॉस भी मरवा लिए, हाँ सर। लेकिन माल कितने का गया, माल तो 100 का गया। यही होता है हमारा क्या, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट, हर चीज का डबल इफेक्ट होता है, ठीक है दोस्तों। एवरी डेबिट हैज इक्वल क्रेडिट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब ना दोस्तों देखो क्या होता है, धंधा शुरू होता है अप्रैल में, ठीक है। मैं अभी से बता दूं, जितने भी ना कॉमर्स वाले हैं 31 दिसंबर को पगले जैसे पी के मत नाचा करो, क्योंकि तुम्हारा न्यू ईयर नहीं है 31 दिसंबर को। तुम्हारा जो न्यू ईयर होता है वो ना कब होता है, अप्रैल में होता है, 1 अप्रैल को। यानी कि 31 मार्च को पार्टी किया करो, आई बात समझ में। और 1 अप्रैल को सबको हैप्पी न्यू ईयर बोला करो, क्योंकि तुम कॉमर्स वाले हो। फाइनेंशियल ईयर को हमारा बोलते हैं न्यू ईयर। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब तुम्हारी यहाँ पे चला आप रुक गए, ये क्या होता है, मार्च। मैंने अभी आपको बताया कि हमारी एंडिंग ईयर ना कब होती है, 31 मार्च को। तो आपको समझ आ गया हमारा न्यू ईयर ना कब से, आपसे सिर्फ और सिर्फ अप्रैल में। कब है, अप्रैल में। चलिए अब बोलेंगे ये क्या है दोस्तों, टच स्क्रीन में लिखते हैं ना तो ये ग्लव पहनना पड़ता है। चलिए मार्च 31 ये हमारा होता है क्या, एंडिंग। दोस्तों वैसे तो देखा जाए अकाउंटिंग कभी आपको ये नहीं बोलता कि तुम अब अपनी अकाउंटिंग रोको या मेरे को 1 साल की अकाउंटिंग बना के दो, 6 महीने की बना के दो। मैंने बिजनेस शुरू किया सन 1900 से, मैंने आज तक नहीं रोका। और आज 31 मार्च है, यानी कि 2020 की 31 मार्च को मैं आके रुका। अलाउड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो तो हम हैं पापी। हम क्या करते हैं, जो बिजनेस को है ना उसकी ना ड्यूरेशन को क्वार्टरली, ठीक है ना क्वार्टरली, समझ रहे होगे आप लोग, ठीक है, क्वार्टरली। उसके बाद हाफ ईयरली, ठीक है, या फिर होता है एनुअली। हाफ ईयरली आधी होती है ना, हेलो, हाफ ना क्वार्टरली, हाफ ईयरली, और हमारी ना लास्ट आती है क्या, ईयरली, ठीक है। क्वार्टरली, हाफ ईयरली, और ये हमारी ना क्या आती है, ईयरली आती है। अब इसका ना मतलब ना समझो क्या होता है ना दोस्तों। अकाउंटिंग पीरियड आपको ना ये बोलता है कि भैया जो आपका अकाउंट्स है ना, यानी जो आपका बिजनेस है, उसको आप ना अलग अलग पार्ट में तोड़ते हो। आपको तोड़ने की जरूरत क्या है सर, धंधा एक बार शुरू करो ना, रोकने की क्या जरूरत है। मेरे भाई एक बात बता, तू माल बेच नहीं पा रहा है, ठीक है, तेरी सेल डाउन हो रही है, तू ध्यान ही नहीं दे रहा है,
तू ना रिलैक्सो की ना चप्पलें बेच रहा है, तेरे को पता तेरी चप्पल नहीं बिक रही है, तेरी पैरागॉन नहीं बिक रही है, ठीक है, लखानी वाला बेचे जा रहा है पगले टाइप, एकदम शूट करते जा रहा है, लेकिन तेरी सेल डे बाई डे डाउन होते जा रही है, डाउन होते जा रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपने तो अपने अकाउंटिंग चेक नहीं किया, आप बोल रहे परचेज हो रहा है एंट्री कर, सेल्स हो रहा है एंट्री कर, आप पिछले 100 साल से एंट्री करते आ रहे हो, 100 साल से एंट्री करते आ रहे हो, आपको घंटा नहीं पता कि आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में है कि लॉस में है, वो ग्रोथ कर रहा है कि डूब रहा है, आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि आप तो अभी तक क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ बुक कीपिंग कर रहे हो। याद है पिछली क्लास, सिर्फ बुक कीपिंग हो रही है, अकाउंटिंग नहीं हो रही है अभी। तो हमने क्या किया, अकाउंट्स वाले ने ना क्या किया, उन्होंने बस सिंपल से एक चीज बोली, बोला भैया धंधा शुरू हुआ ना, एक काम करो, इसको 1 साल के टाइम पीरियड में काट दो, यानी कि हर बिजनेस 1 साल का होगा, ना 1 ईयर का मानते हैं हम। एक चीज में देखेंगे कि 1 साल में बिजनेस ने कितनी ज्यादा ना ग्रोथ दिखाई या कितना ज्यादा वो ना क्या हुआ, ना डाउनफॉल किया, प्रॉफिट बढ़ा कि ना हमको हुआ है लॉस, या हमको हुआ है ना प्रॉफिट। आई बात समझ में? ये चीज हमको कैसे पता चलती है, हम जब देखते हैं 1 साल में हम चेक करते हैं। दोस्तों मान लो कि अगर आपके ना बिजनेस को हो रहा है लॉस, आपके बिजनेस को ना लग रहे हैं फटके, तो ना दोस्तों जिंदगी में तुम खाओगे झटके। तो जब तुमको हो रहा है लॉस, तो तुम क्या करोगे, अपने इस अकाउंटिंग में चेक करोगे कि भैया किस कारण से लॉस हो रहा है। आपने देखा कि भैया मेरी तो चप्पलें बिक ही नहीं रही हैं, तो आप क्या कर दोगे, चप्पलों का बिजनेस बंद कर दोगे और ना जूतों का बिजनेस चालू कर दोगे। फिर फ्रॉम सजेशन ऑफ निकू सर, वो बिजनेस रातों रात, दिन दुगनी रात चौगुनी कमाई करने लग गया। यानी कि हमको ये चीज कैसे पता चली, किससे, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट से। अकाउंटिंग पीरियड में क्या करता है, आपके बिजनेस को कुछ टाइम पीरियड में पार्ट कर देता है ताकि आप बिजनेस की परफॉर्मेंस को मैच कर सको। चलिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ भाई, मैं आप लोग को तो अस्कटा मत जाना रे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, या फिर बोलते हैं पीरियोडिक मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रिवेन्यू कॉन्सेप्ट। अरे बाप रे, महंगा वर्ड है, हम यूज करेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट। 1 नंबर चीज है, मजा आएगा सुन के, ध्यान से समझना। मान लो तुम हो सन 2020 में, ठीक है, तुम सन 2020 में खड़े हो, ठीक है। पहले इसका ना मतलब ना समझ लो कि ये मैचिंग कॉन्सेप्ट होता क्या। वो बोलता है इस साल की इनकम को, यानी इनकम कब की, 2020 की, तो मैं इसको चेक करूंगा इस साल के एक्सपेंस से। आप जानते हैं बिजनेस में तो 2 ही चीज होती है, एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंस। तो वो बोलता है भैया इस साल की कमाई को इस साल के एक्सपेंस से ही डिडक्ट किया जाएगा, तभी हमको पता चलेगा एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस। तभी हमको क्या पता चलेगा, एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस। अब सर इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ आया हमको, पैसा आ रहा है सर वो तो हमारे धंधे के लिए अच्छी बात है ना। नहीं दोस्तों, एक बात समझना, मान लो कि तुम्हारी इनकम, इस इनकम में प्लस है सन 2015 की भी इनकम, सन 2015 की भी इनकम है। अब इससे क्या होगा, तुम्हारा प्रॉफिट अचानक से बढ़ जाएगा, तुम्हारा प्रॉफिट अचानक से ना बढ़ जाएगा, क्योंकि इनकम कितने साल की हो गई, 2015 की भी 2020 की भी, लेकिन एक्सपेंस कब के हैं, सिर्फ 2020 के। अब इसका मतलब क्या होगा, आपके एक्सपेंस, आपकी इस साल की इनकम थी 100, ठीक है, और यहाँ के एक्सपेंस थे आपके 50, तो आपका प्रॉफिट आ रहा था 50 रुपए। लेकिन आपने यहाँ की भी इनकम को ऐड कर दिया, यहाँ पे भी इनकम है आपकी 100 रुपए, तो 100 + 100 अब आपका कितना हो गया, 200 आपकी इनकम हो गई, माइनस आपका खर्चा कितना है 50, टोटल कितना हुआ 150। भैया जहां पे पहले तुम्हारा प्रॉफिट 50 रुपए आ रहा था, अब तुम्हारा प्रॉफिट एकाएक कितना हो गया 150। तो ना दोस्तों, कहीं ना कहीं ये वाली बात सही है कि गलत है? दोस्तों ये बात गलत है, क्योंकि 2015 की इनकम को आप दिखाओगे तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारी फर्म बहुत अच्छी दिखेगी, तुम्हारी फर्म तो बहुत अच्छी दिखेगी। लेकिन क्या ये 150 एक्चुअल फिगर है? नहीं सर। क्या वो इस साल की परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करती है? नहीं सर। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, मैं क्लास फर्स्ट में 98% लेके आता था, ठीक है, लेकिन मैं क्लास 12th में 60% लेके आता हूं, तो दोस्त मैं बोलूंगा, मेरे को जब मेरे पापा बेल्ट से मारने आ रहे थे, एकदम ना पगले टाइप मेरे पीछे ना दौड़ रहे थे, मैं बोला क्यों मार रहे हो, 98% तो लाया हूं ना मैं। तो वो बोलेंगे अच्छा 98% लाया तू, और मारे मेरे को, तबीयत से मारे, और मैं एकदम कोंटे में बैठ के ना रो रहा था। फिर उस दिन मेरे को समझ में आया क्या, मैचिंग कॉन्सेप्ट। वो बोले जब तू 12वीं में है तो मैं तेरी 12वीं की परसेंटेज चेक करूंगा ना, कि मैं तेरी पहली क्लास की, क्योंकि पहली क्लास से लेके अब तक तो मेरे में कितने चेंजेस आ गए हैं, क्लासेस बढ़ गई, सब बढ़ गया ना, सब्जेक्ट चेंज हो गए, मेरी मेहनत डिक्रीज हो गई। तो क्या मैं बोलूं कि नहीं भैया मैं तो फर्स्ट क्लास में 98% लेके आया था, तो क्या ये बोलना सही है? नहीं है ये सही। इस वजह से
मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जिस साल की इनकम है उसको उसी साल के एक्सपेंसेस के साथ सेट ऑफ किया जाएगा। सेट ऑफ का मतलब होता है प्लस माइनस, इसको हम एडजस्ट भी बोलते हैं। तब हमारे पास क्या आता है, एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस। आई मजा, आई मजा, ताली बजाएंगे दोस्तों, बोलेंगे ओके तारारारा, आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद आता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। दोस्तों ये हम पढ़ चुके हैं। Realization mean as when the transaction give legal right to the receipt of money. Revenue is considered has been realized when the transaction has been entered into the obligation to receive the amount has been established. अभी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको अभी बताया था कि ना दोस्तों माल बिका, हम ना कब उसको रिकॉर्ड करेंगे, मैंने आपको सिखाया था। तो दोस्तों रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में क्या बोलता है, जब तुम्हारा माल बिका ना, जब तुम्हारा माल बिका तुमको उसी समय रिकॉर्ड करना है। क्या करना है, तुमको उसी समय रिकॉर्ड करना है। चलिए आखिरी आता है आपका वेरीफाई या वेरीफाई ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट या ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। तुम कैसे ही बोगस एंट्री नहीं मार सकते, बोगस जीएस होगा ना, बोगस, बोगस मतलब होता है फर्जी, फर्जी, फर्जी एंट्री नहीं मार सकते ना बाबू। तुमको हर एंट्री के लिए क्या चाहिए होगा, बिल, वाउचर। जब भी हम एंट्री करते हैं तो ना वाउचर देते हैं, जैसे कि ना रिसिप्ट, किसी को पैसा दिया तो साइन लो उससे कि हाँ भैया तू पैसा लिया है। ऐसे तो हम किसी को भी पैसा दे देंगे, कोई भी ले जाएगा, या हम फर्जी एंट्री मार देंगे, मैंने उसको इतना पैसा दे दिया, मैं तो नल्ला हूँ, ठीक है। बिल, अरे क्या खुल गया, बिल, अरे हाँ ना भाई, बिल होना चाहिए, वाउचर होना चाहिए, या कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, या कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आप पर्टिकुलर एंट्री मारोगे ना उसके लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना। जैसे कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश, महेश से ना कैश मिला तो मैंने क्या कर लूंगा, उससे एक वाउचर साइन करा लूंगा, हाँ भैया महेश ने पैसा दिया। ना चेक मिला तो मेरे पास चेक एक ना डॉक्यूमेंट है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है आपके पास, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या, वेरीफाइबल या ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, या फिर ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों होप्स आपको ये वाली क्लास में मजा आया होगा। प्लीज इसको कमेंट करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।